हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर है द थर्ड लेवल। गाइज इसके राइटर हैं हमारे जैक फिने। अगर हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर हैं एंड मेन कैरेक्टर हैं हमारे चार्ली, जिनकी एज रही होगी 31 ईयर एंड ये एक प्रोटैगनिस्ट भी हैं। साथ ही साथ ये पूरी स्टोरी के नरेटर हैं। वहीं पर सेकेंड कैरेक्टर है इनकी वाइफ लुइसा। थर्ड कैरेक्टर है एक साइकेट्रिक्स जो चार्ली के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है सैम। गाइज जैसा कि इस चैप्टर का नेम है द थर्ड लेवल, पूरे चैप्टर में द थर्ड लेवल के बारे में ही बात की जा रही है। लेवल क्या है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। चार्ली कहते हैं कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल प्रेसिडेंट या फिर द न्यूयॉर्क, द हेवन, हार्ट फॉर रियल रोड्स, इन सब से अगर पूछा जाए या कसम खिलाई जाए कि न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल हैं, तो ये कसम खाकर कह सकते हैं कि वहां पर 2 ही लेवल हैं। बट चार्ली बताते हैं कि मैंने वहां तीसरा लेवल देखा है और अगर ये बात मैं किसी और से कहूंगा तो कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा एंड वो मुझे पागल कहेगा। चार्ली कहते हैं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि इस चीज को लेकर मैंने अपने दोस्त सैम को यानी एक साइकेट्रिक्स को भी दिखाया है। बट उसका मानना है कि शायद मैं जो हूँ वो अनहैप्पी हूँ या फिर इस मॉडर्न दुनिया में प्यार की कमी होने के कारण, मतलब आजकल की दुनिया में हर इंसान मतलबी है। हम अपनी फैमिली के सिवा बाहर किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पर हम विश्वास कर पाएंगे या फिर वो हमें प्यार करेगा। इसलिए वो इस दुनिया से स्केप चाहते हैं और उस स्केप के चक्कर में उन्होंने ग्रेट सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल अपनी इमेजिनेशन में ढूंढ लिया है। इस बात पर चार्ली आंसर करते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अनहैप्पी हैं, तो उन सब को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल दिखाई देता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ये सारी बातें चार्ली की वाइफ को पता लगती हैं तो चार्ली की वाइफ को ऐसा लगता है कि इन सब का रीजन वो हैं, मतलब चार्ली की वाइफ हैं। बट सैम उनको समझाते हैं कि आप इन सब चीजों की वजह नहीं है, इन सब चीजों की वजह है ये मॉडर्न दुनिया। तभी चार्ली के जो फ्रेंड थे वो बताते हैं कि जब चार्ली स्टेम कलेक्ट करता है तो वो इतना ज्यादा खुश होता है एंड सारी दुनिया से बेखबर होता है। उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो उसे कुछ खबर ही नहीं होती। वो अपनी दुनिया में मस्त होता है और एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेता है। चार्ली कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्टेम कलेक्ट करने की हैबिट है वो मैं दुनिया से स्केप करने के लिए नहीं करता हूँ, वो मेरे ग्रैंडफादर से मुझे ट्रांसफर हुई है। अब तुम लोग कह रहे हो कि ये मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से हुआ है या फिर मैं सैड रहता हूँ, तो क्या मेरे ग्रैंडफादर भी सैड रहते थे? उस टाइम तो सैड रहने की कोई वजह भी नहीं थी एंड दुनिया इतनी मॉडर्न भी नहीं थी। वो एक प्रेसिडेंट रोजावेल्ट के एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं ये हैबिट उनको भी है, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करती हैं, तो क्या वो भी रियलिटी से स्केप चाहती हैं? चार्ली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अनहैप्पी नहीं है एंड ये सब कुछ स्केप करने की वजह से नहीं हो रहा है। चार्ली कहते हैं अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मैंने लेट नाइट तक काम किया था और मुझे अब घर जल्दी पहुंचना था, तो घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने सोचा बस से नहीं, मैं रेलवे स्टेशन में सबवे से चला जाऊंगा। सबवे का मतलब होता है रेलवे स्टेशन का एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जिससे वो जाना चाहते थे। चार्ली ने एक अच्छा सूट पहन रखा था, सिर पर हैट लगा रखी थी और आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे जब वो जा रहे थे। अब उन्होंने वंडरविल एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू किया। वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचे तो फर्स्ट लेवल पर वो ट्रेन जाती थी जो शहर के अंदर केवल जाती थी। अब वो फर्स्ट लेवल से आगे बढ़े तो उन्होंने सेकेंड लेवल पर पहुंचे। सेकेंड लेवल पर सर अर्वन ट्रेन जाती थी, मतलब वो ट्रेन जो शहर के बाहर जाती थी। अब क्योंकि चार्ली का जो घर था वो शहर से कुछ बाहर की ओर था तो उन्हें वही ट्रेन पकड़नी चाहिए थी। कि तभी चार्ली बताते हैं कि उन्हें एक आज रोडवेज दिखा जिसके अंदर वो गए और जाकर खो गए। चार्ली बताते हैं कि ये सब कुछ उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, वो 100 टाइम्स इस रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि वो हर बार खो जाते हैं। वो बताते हैं कि जब भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे आओ कुछ नए रोडवेज बन जाते हैं, कुछ नए कॉरिडोर्स बन जाते हैं जिससे वहां पहचानना मुश्किल हो जाता है।
वो बताते हैं कि एक बार वो एक टनल में गए थे और उस टनल से जब निकले थे तो वहां पर एक होटल था। वो ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि लोग यहाँ पर आते हैं एंड सेंट्रल स्टेशन में आकर खो जाते हैं। वो सोचते होंगे कि वो दुनिया से एस्केप चाहते हैं या फिर एस्केप करने का एक रीजन समझते होंगे, बट उन्हें ऐसा लगता है कि सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह है जिसकी ब्रांचेस बढ़ती ही जा रही हैं एंड वो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। चार्ली बताते हैं कि सेंट्रल स्टेशन पर एक टर्नल है और उस टर्नल के बारे में कोई नहीं जानता। वो टर्नल एक स्टेशन पार्क की तरफ जाती है, शायद वो स्टेशन पार्क की तरफ जाती है। चार्ली का कहने का सीधा साधा सा मतलब था कि जो रेलवे स्टेशन है वो एक ट्री की तरह फैलता जा रहा है और उसके जो टर्नल हैं वो भी एक ट्री की तरह ग्रोथ करते जा रहे हैं। बट ये बात वो अपने दोस्त सैम को नहीं बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सैम को ये सारी बातें बताएंगे तो सैम कहीं ना कहीं उन्हें पागल ही कहेगा, क्योंकि वो खुद एक साइकेट्रिस्ट है। अब गाइस, जैसा कि आपको पता है कि चार्ली एक गेट में घुसे थे और उस गेट में घुसने के बाद वो खो गए थे। अब चार्ली उस गेट में चल रहे होते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड को एंड वो देखते हैं कि वो अंदर को जा रहा है। तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। उनके पैरों के सिवा वहां पर किसी के पैरों की आवाज नहीं थी और कोई भी साउंड वहां पर नहीं था। वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ वॉल्यूम सुनाई देती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आगे बहुत खाली जगह है और वहां पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और इस चीज को देखने के लिए उन्हें पूरा का पूरा लेफ्ट घूमना पड़ता है। गाइस, आई होप टर्न होते हैं, उनको कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो सीढ़ियों को क्रॉस करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं तो एक लेवल आ जाता है, मतलब जो ट्रेन पर लेवल बने हुए थे 1 लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो घूम फिर कर फिर से फर्स्ट या सेकेंड लेवल पर आकर रुक गए। बट ऐसा था नहीं, वहां बहुत कुछ चेंज था। वहां जो रूम थे वो बहुत छोटे छोटे थे और टिकट बनाने की जो विंडो थी वो बहुत ज्यादा कम थी। टिकट बनाने की विंडो तो कम थी ही, साथ साथ ट्रेन गेट भी बहुत कम थे। वहां पर जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है वो एक लकड़ी का बना हुआ बूथ था। ऐसा लग रहा था हम पुराने जमाने में चले गए हैं। दूसरी बात, वहां पर लाइट के सोर्स बहुत ज्यादा कम थे और जब ऑथर ने इधर उधर घूमकर देखा तो वहां पर एयर लैंप का यूज हो रहा था। ऑथर ने देखा कि वहां पर एक पुराने जमाने का पान थूकने वाला ब्रास स्प्रिट भी पड़ा हुआ था एंड वो देखते हैं वहां पर एक मैन है जो अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकालता है। उसने ब्लैक कलर का 4 बटन वाला सूट पहन रखा था एंड हेड लगा रखी थी, जैसा 1890 में लोग रहते थे। 1890 वाला ड्रेसअप ही ज्यादातर लोगों ने वहां पर पहन रखा था। उन्होंने एक वुमेन को देखा जिनका ड्रेसअप टाइट जीन्स थी एंड कोट जैसा पहन रखा था उन्होंने। उनके जूते कुछ अजीब से थे। उस ट्रेंड को देखकर पुराने जमाने की याद आती थी। और गाइस, जहां पर वो ट्रेन यूज हो रही थी वो भी पुराने जमाने की थी। अब इन सब चीजों को देखकर आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रेवल कर रहे थे ये लोग या क्या हो रहा था? यार, कुछ तो है ना चैप्टर में इंटरेस्टिंग। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और होता क्या है आखिर। अब गाइस, जो ऑथर हैं उनको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि सारी चीजें डिफरेंट क्यों हैं। इस चीज को पता करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं और न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर खरीदते हैं। तो वो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। तो नरेटर सोचते हैं, यार ये न्यूज़पेपर तो बहुत टाइम पहले ही बंद हो चुका है, इस पर तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। गाइस, क्योंकि नरेटर को पता करना था कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो वो फटाफट से न्यूज़पेपर लेते हैं एंड उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस न्यूज़पेपर पे जो फर्स्ट न्यूज या स्टोरी छपी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। जब वो डेट चेक करते हैं न्यूज़पेपर की तो डेट थी 11 जून 1984। अब नरेटर जान चुके थे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ, ठीक है, मैंने टाइम ट्रेवल किया है एंड मैं पास्ट में आ चुका हूँ। और क्योंकि मैं प्रेजेंट से आया हूँ तो पास्ट में मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे और यहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होगी और मैं यहाँ पर सबसे अमीर हूँ। वो सोचते हैं मैं यहाँ से कम दामों में टिकट खरीद सकता हूँ और कहीं भी जाने का टिकट खरीद सकता हूँ। तो वो फटाफट से टिकट काउंटर के पास जाने की कोशिश करते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ न्यूयॉर्क के गैसबैक आइलनॉइस जाऊंगा। अब ऐसा क्यों, वहीं क्यों जाना चाहते थे वो? तो नरेटर बताते हैं क्योंकि वहां पर ओल्ड फार्म्स हैं, यूज लॉन है, बिग ट्री हैं एंड ट्री इतने ज्यादा बड़े हैं कि रोड के ऊपर उन्होंने एक छत जैसी बना लेते हैं, मतलब गुफा जैसी बन जाती है।
और वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। नरेटर ये भी बताते हैं कि वहां की जो इवनिंग है ना वो दुगनी बड़ी है, बहुत ज्यादा लंबी इवनिंग होती है वहां पर। और वहां के जो मैन हैं वो गार्डन्स में या फिर रोड्स के किनारे बैठकर स्मोक करते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। वहां की जो लेडीज हैं वो पाम लीव से फैन बनाती हैं। और क्योंकि नरेटर उस टाइम में अमीर थे, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट का फर्क आप जानते हैं क्या हो सकता है, तो इसलिए उन्हें लगा कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं। वो टिकट काउंटर के पास जाते हैं। टिकट खरीदने के लिए जैसे ही वो अपनी करेंसी देते हैं, टिकट काउंटर वाला कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, तुम क्या मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अब आप सोच सकते हैं कि ये बात उसने क्यों कही होगी, क्योंकि वो प्रेजेंट की करेंसी पास्ट में चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऑथर को लगा कहीं मुझे ये लोग पुलिस से पकड़वा ना दें या फिर किसी जुर्म में अंदर ना करा दें, इसलिए वो फटाफट से टिकट काउंटर से निकल लिए। और निकलने के बाद वो फिर से उसी टर्नल में जाकर अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं। मतलब वो टाइम ट्रेवल करके फिर से कैसे भी भाई प्रेजेंट में आ गए थे। प्रेजेंट में आने के बाद फटाफट से वो अपने घर से जो करेंसी थी उसको उठाकर बैंक जाते हैं, मतलब बैंक से जाकर निकालते हैं करेंसी को एंड उसको पुरानी करेंसी में चेंज कराते हैं। उनको $300 के $200 ही मिले थे, उन्हें नुकसान हुआ था, पर वो जानते थे कि पास्ट में जाकर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी और वो खुश थे। उन्हें कोई अंदर से वो नहीं था कि मेरी करेंसी चेंज करने से इतना नुकसान हुआ है मुझे। करेंसी चेंज करने के बाद वो फिर से घर आते हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि वो कई बार सेंट्रल स्टेशन गए और उन्होंने उस कॉरिडोर की ढूंढने की कोशिश की, कई बार ढूंढा, बट वो कॉरिडोर उनको फिर कभी नहीं मिला। अब ये स्टोरी सुनने के बाद उनकी वाइफ लुइसा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड फिर से थर्ड लेवल को ढूंढने जाएं या फिर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि लुइसा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि थर्ड लेवल है। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है यार, ध्यान से सुनना, ओके। अब लुइसा के हस्बैंड थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं और फिर से स्टैम्प कलेक्शन करने लगते हैं, वही काम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, उसी पर अपना फोकस करने लगते हैं। अचानक से वो और उनकी वाइफ थर्ड लेवल को ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। गाइस बहुत मजा आने वाला है, देखना वीडियो को पूरा, ओके भाई, क्योंकि उनके पास एक सबूत था उस थर्ड लेवल को लेकर। अब वो सबूत क्या था आखिर, आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी। यार कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है। चलो मैं आगे चल के बताती हूँ। गाइज यहाँ पर जो ऑथर का फ्रेंड था, जो सैम था, यानी एक साइकेट्रिक्स था, वो गायब हो जाता है और ऑथर बताते हैं कि उसको भी गाइसबर्ग जाने का बहुत ज्यादा शौक था या बहुत ज्यादा इच्छा थी। ऑथर बताते हैं कि शायद उसको वो थर्ड लेवल मिल चुका है और वो गाइसबर्ग पहुंच चुका है। और यहाँ पर नरेटर कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं, वो उनके पास प्रूफ है कि सैम वहां जा चुका है। वो बताते हैं कि जब वो स्टैम्प कलेक्शन कर रहे थे तो उनके पास एक कवर आया था जो फर्स्ट डे करके था। फर्स्ट स्टैम्प कवर था। फर्स्ट स्टैम्प कवर क्या होता है, जैसे कि कोई स्टैम्प आज ही आज पब्लिश हुआ है या फिर निकला है तो लोग क्या करते हैं, उस स्टैम्प को एक खाली एनवलप में लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। अपने ही स्टैम्प मतलब एड्रेस पर क्यों सेंड करते हैं उसको, ताकि उस स्टैम्प पर उस दिन का डेट स्टैम्प हो जाए। उनको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। अब फर्स्ट डे कवर आखिर होता क्या है गाइस, जब कोई नया स्टैम्प पब्लिश होता है, मान लो मार्केट में आज कोई नया स्टैम्प पब्लिश हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उसे एक खाली एनवलप में लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उसी दिन का डेट उस स्टैम्प पर लग जाए और वो बन जाए फर्स्ट डे कवर। गाइस इसका रीजन मुझे भी समझ नहीं आया, बट ऐसा वहां के लोग करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि नरेटर को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसको उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा होता है। और जब नरेटर उस कवर पर डेट देखते हैं तो डेट थी 1894 की कोई डेट रही होगी और उस टाइम में किसी ने उनके ग्रैंडफादर को वो पोस्ट किया था, फर्स्ट डे कवर पोस्ट किया था। आप लोगों को पता है उनके ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे? उनके ग्रैंडफादर रहते थे गाइसबर्ग में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो दूसरे फर्स्ट डे कवर होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है, अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा हुआ होता है, बट इस फर्स्ट डे कवर में कुछ रखा हुआ था एंड लिखा हुआ भी था। अब उस पेपर में लिखा क्या था पता है आपको? उस पेपर में लिखा था, चार्ली मैं सैम हूँ और मैं यहाँ पर 2 वीक से रह रहा हूँ।
और मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। और तुम और लुइसा थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि ये चीज एक सच्ची चीज है, मतलब ये सच में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर आना वर्थ इट है, मतलब जितनी मेहनत तुम लोग इसे ढूंढने में कर रहे हो ना, यहाँ आकर उतना ही सुकून और उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। और उस लेटर पर जो डेट मेंशन थी वो थी 18 जुलाई 1894। उस लेटर के ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड का एक फोटो लगा हुआ था। उस नोट के नीचे जो साइन था वो सैम का साइन था। हमारे नरेटर सैम के बारे में और कुछ पता लगाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले ही सैम ने $800 पुराने टाइम के खरीदे हैं। नरेटर कहते हैं कि अब तक तो सैम ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि वो हमेशा से एक न्यू बिजनेस करना चाहता था। वो ग्रीन बिजनेस करना चाहता था। ग्रीन बिजनेस से मतलब हो सकता है शायद प्लांटेशन करने चाहते होंगे वो, क्योंकि उस टाइम में साइकेट्रिस्ट की तो कोई जरूरत थी नहीं, और होगी भी तो इतनी ज्यादा नहीं होगी। गाइस, यहीं पर हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है, बट मेरी समझ से परे है और मैं नहीं मानती कि थर्ड लेवल होगा। इसके बहुत सारे प्रूफ हैं, भाई मेरे पास भी प्रूफ हैं, होता होगा। फिलहाल आपके चैप्टर में यही दिया गया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक दिए गए हैं। और सारे चैप्टर की समरी के लिए यार चैनल चेक कर लो, वहां मिल जाएंगे सारे चैप्टर। थैंक यू सो मच।